हेलो एवरीवन। हम लोग अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म क्लास 8 के एसपीएल के चैप्टर 2 को पढ़ रहे थे। इसका कुछ पार्ट मैं डाल चुकी हूँ और अभी आगे के सब टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे के सब टॉपिक्स में हम लोगों ने व्हाट इज़ सेक्युलरिज्म और व्हाट इज़ इंडियन सेक्युलरिज्म को हमने डिस्कस कर लिया था और साथ ही हमने ये भी देखा था कि इंडियन सेक्युलरिज्म में इंडियन स्टेट जो है वो एक तरह की स्ट्रैटेजी, एक तरह की नीति अपनाती है जिसमें वो खुद को धर्म से दूर रखती है। तो जो इंडियन स्टेट है उसमें वो किसी भी एक धर्म को सपोर्ट नहीं करती बल्कि सभी धर्मों को समान रूप से सपोर्ट करती है। और यही वजह है कि जैसे लॉ कोर्ट हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए या गवर्नमेंट ऑफिसेज हो गए, इन सभी जगहों पर किसी एक धर्म से जुड़ी हुई चीज़ों को प्रमोट नहीं किया जाता है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग एक स्टोरी बोर्ड की सहायता से समझते हैं। इस स्टोरी बोर्ड में हम पढ़ेंगे, हेडिंग आप देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है गवर्नमेंट हाई स्कूल, यानी कि ये एक सरकारी विद्यालय की बात हो रही है। इन अ गवर्नमेंट स्कूल इन सीमापुर स्टूडेंट्स वांट्स टू सेलिब्रेट अ रिलीजियस फेस्टिवल। यानी सीमापुर का जो गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ के जो बच्चे हैं, वहाँ के जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो एक धार्मिक फेस्टिवल का आयोजन करना चाहते हैं और उसको उत्साह के साथ मनाना चाहते हैं। तो बच्चे टीचर के पास गए हैं और पूछते हैं कि सर, देयर इज़ अ बिग रिलीजियस फेस्टिवल नेक्स्ट मंथ, वी हैव नेवर सेलिब्रेटेड इट इन स्कूल, कैन वी डू इट दिस ईयर। बच्चे अपने टीचर से पूछते हैं कि भाई एक अगले महीने एक बड़ा फेस्टिवल आने वाला है, रिलीजियस फेस्टिवल है, धार्मिक उत्सव है, तो हमने कभी भी इसे स्कूल में सेलिब्रेट नहीं किया है, तो क्या हम इस बार इसे स्कूल में सेलिब्रेट कर सकते हैं। टीचर कहते हैं, आई एम अफ्रेड दैट इज़ नॉट पॉसिबल रेखा, दिस इज़ अ गवर्नमेंट स्कूल, वी कैनॉट गिव इम्पॉर्टेंस टू एनी वन रिलीजन, प्राइवेट schools may do that, government schools don't celebrate any religious festival in the school premises, most religious festivals are public holidays so that we can celebrate these at home। टीचर कहते हैं, शिक्षक ये कह रहे हैं कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता रेखा कि हम इस फेस्टिवल को स्कूल में मना सकें, क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कूल है और गवर्नमेंट स्कूल में हम किसी एक धर्म से जुड़ी हुई चीज़ों को, एक धर्म को हम प्रोत्साहन नहीं देते हैं, महत्व नहीं देते हैं, बल्कि सभी धर्मों को समान रूप से महत्व देते हैं। हाँ, प्राइवेट स्कूल्स यदि चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा स्कूल एक गवर्नमेंट स्कूल है तो स्कूल प्रेमिसेस में हम ऐसा नहीं कर सकते। और यही वजह है कि ज़्यादातर सभी धर्मों से जुड़े हुए जो फेस्टिवल्स होते हैं उस दिन पब्लिक हॉलीडेज़ करार दी जाती है, पब्लिक हॉलीडेज़ दे दिया जाता है, यानी कि सार्वजनिक छुट्टी दे दी जाती है ताकि हम इन त्योहारों को अपने अपने घरों में मना सकें। बच्चे आपस में बात करते हैं, आई नेवर थॉट ऑफ इट दिस वे, आई गेस वी कैन ऑलवेज सेलिब्रेट इट आउटसाइड स्कूल, वी वर प्लानिंग टू सेलिब्रेट इट इन आर लोकेलिटी। तो बच्चे ऐसा बात करते हैं कि ठीक है, अपनी अपनी लोकेलिटी में सेलिब्रेट करेंगे। In the above storyboard, the celebration of religious festival within the school would have been a violation of the government's policy of treating all religions equally। कहा यह जा रहा है कि यदि सरकारी स्कूल में यदि किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहन दिया जाए या उससे जुड़ी हुई त्योहारों को मनाया जाए, उससे जुड़े हुए त्योहारों को मनाया जाए, समारोहों को मनाया जाए, तो कहीं ना कहीं ये एक उल्लंघन होगा सरकार की उन नीतियों का जिसमें कि हम समानता की बात करते हैं धर्म के आधार पर, यानी कि सभी धर्मों को समान मानते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स कैन नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन ईदर इन देयर मॉर्निंग प्रेयर्स और थ्रू रिलीजियस सेलिब्रेशन। तो सरकारी स्कूल जो हैं वो ना तो अपनी सुबह की जो सभा होती है, जो प्रेयर होती है प्रार्थना सभा में, या फिर किसी भी और तरीके से रिलीजियस सेलिब्रेशंस नहीं कर सकते। दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू प्राइवेट स्कूल्स, और ये जो नियम है ये प्राइवेट स्कूल पे लागू नहीं होता है। द सेकेंड वे इन विच इंडियन सेकुलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट द above domination is through a strategy of non-interference. This means that in order to respect the sentiments of all religions and not interfere with religious practices, the state makes certain expectations for particular religious
कम्युनिटीज़। एक तो ये हो गया कि इंडियन स्टेट खुद को सभी धर्मों से दूर रखती है, किसी एक धर्म को प्रोत्साहन नहीं देती है। और इंडियन सेक्युलरिज्म का जो दूसरा तरीका है वो ये कि वो नॉन इंटरफेरेंस की नीति अपनाती है, यानी कि धार्मिक मामलों में नॉन इंटरफेरेंस, दखल नहीं देना, इस तरह की नीति पे अमल करती है। This means that in order to respect the sentiments of all religions and non-interfere with religious practices, the state makes certain exceptions for particular religious communities। यानी कि किसी खास धर्म के जुड़े हुए लोगों की जो मान्यताएं हैं, जो उनकी धार्मिक मान्यताएं हैं, उनके मामलों में राज्य दखल नहीं देता है। चलिए इसे भी एक स्टोरी बोर्ड के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स who have recently bought scooters and meeting to go for a ride together। कुछ दोस्तों का समूह है जिन्होंने स्कूटर्स खरीदे हैं और वो साथ में राइड पे जाना चाहते हैं। तो आपसी बातें हो रही हैं उन लोगों में, क्या बातें होती है देखते हैं कि हे आई होप यू हैव अ हेलमेट। आप देख रहे होंगे इस पिक्चर में कि एक व्यक्ति जो है उसने हेलमेट लगा रखा है और दूसरी ओर एक सरदार जी खड़े हैं जिन्होंने हेलमेट नहीं लगाया है। तो हेलमेट वाले जो व्यक्ति हैं वो सरदार जी से कहते हैं कि हे आई होप यू हैव अ हेलमेट, यू नो द लॉ इन दिल्ली रिक्वायर्स दैट यू वेयर वन, वाई आर नॉट यू वेयरिंग अ हेलमेट, डू यू वांट टू बी फाइंड। वो उसे बताता है कि भाई दिल्ली के जो नियम हैं ट्रैफिक रूल्स के अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति को हेलमेट पहनना ज़रूरी है, आपने क्यों नहीं पहना है, क्या आप ये चाहते हैं कि आपके ऊपर फ़ाइन लगाया जाए। डोंट वरी आई विल नॉट बी फाइंड। वो कहता है सरदार जी कि नहीं घबराओ नहीं, मुझ पर फाइन नहीं लगेगा। तो बोला हे परमजीत वाई वोंट यू बी फाइंड, आपको क्यों फाइन नहीं लगेगा परमजीत। फॉर सिक्स wearing a pagdi is a very important part of our religion, the government cannot force me to wear a helmet। तो परमजीत बताता है कि सिख कम्युनिटी के लिए पगड़ी पहनना ज़्यादा अनिवार्य है और इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो फोर्स नहीं कर सकता उन्हें कि आप हेलमेट पहने। सो इन द अबव स्टोरी बोर्ड परमजीत द सिख यूथ does not have to wear a helmet. This is because the Indian state recognizes that wearing a pagdi or turban is central to a Sikh's religious practice, and in order not to interfere with this, allows an exception in the law। यानी कि जिस तरह से कानून बनता है और कानून का अपवाद होता है, तो उन अपवाद में इसको रखा गया है कि सिख कम्युनिटी को पगड़ी पहनना ज़्यादा अनिवार्य, इसीलिए वो यदि हेलमेट ना पहने तो चलेगा, ये कानून का अपवाद है। द थर्ड वे इन विच इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट द डोमिनेशन लिस्टेड अर्लियर इज थ्रू अ स्ट्रैटेजी ऑफ इंटरवेंशन। You read earlier in this chapter about untouchability. This is good example where members of the same religion, upper caste Hindus, dominate other members, some lower castes within it. In order to prevent this religion-based exclusion and discrimination of lower castes, the Indian Constitution bans untouchability। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक तरफ तो इंडियन स्टेट दखल अंदाजी नहीं करती है किसी भी धार्मिक मसले में, किसी कम्युनिटी की जो व्यक्तिगत धार्मिक मान्यताएं हैं उनमें दखल नहीं करती है, लेकिन कहीं कहीं पर यह इंटरवेन करती है, यानी कि दखल देती है। वो इस तरीके से कि एक एग्जाम्पल लेते हैं अस्पृश्यता का, यानी अनटचेबिलिटी का। तो अनटचेबिलिटी का जो सिस्टम था उसमें अपर कास्ट हिंदू जो थे वो लोअर कास्ट हिंदू लोगों को कहीं ना कहीं एक्सक्लूड करते थे, कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेट करते थे, उनके साथ भेदभाव की भावना रखते थे। बहुत पहले के समय में भी यदि आप चले जाएं तो आपने सुना होगा कि जो शूद्र होते थे उन्हें अपने गले में ढोल बांध के घूमना पड़ता था, उन्हें उनकी छाया से भी, उनकी परछाई से भी लोग दूर भागते थे, और वो गले में ढोल इसलिए बांध के चलते थे ताकि लोगों को एहसास हो जाए कि वो उधर से गुज़र रहे हैं तो लोग खुद ब खुद उनसे दूरी बना लें। इतना ही नहीं, उनके मंदिर प्रवेश के ऊपर पाबंदी थी। तो ये अनटचेबिलिटी जो थी समाज में व्याप्त उस समय, ये बहुत बड़ी बुराइयों में से एक थी और कहीं ना कहीं बहुत अमानवीय भी थी। तो ऐसे मामलों में
इंडियन स्टेट ने ये दखल दिया कि अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया। आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंग अनटचेबिलिटी हैज़ बिन एबोलिस्ड, इसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। तो इन दिस इंस्टेंस द स्टेट इज इंटरवेनिंग इन रिलीजन इन ऑर्डर टू एंड अ सोशल प्रैक्टिस दैट इज बिलीवर्स डिस्क्रिमिनेट्स एंड एक्सक्लूड्स एंड दैट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ लोअर कास्ट हु आर सिटीजन ऑफ द कंट्री। सीधी सी बात है कि लोअर कास्ट हैं तो क्या हुआ, अल्टीमेटली वो भारत के नागरिक हैं, इसीलिए उन्हें भी समानता का अधिकार है, और चाहे वो सोशली हो या फिर पॉलिटिकली हो। तो ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकली तो उन्हें इक्वालिटी प्राप्त है लेकिन सोशली इक्वालिटी प्राप्त नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये एक वायलेशन हो जाएगा उस समानता के अधिकार का। इसीलिए ऐसे मामलों में इंडियन स्टेट ने दखलंदाजी की और अनटचेबिलिटी को पूरी तरह से बैन कर दिया। सिमिलरली, टू इंश्योर दैट लॉज रिलेटिंग टू इक्वल इनहेरिटेंस rights are respected, the state may have to intervene in the religion based personal laws of communities। तो किसी कम्युनिटीज़ का यदि कुछ पर्सनल लॉ है तो उसमें भी राज्य दखल दे सकती है यदि ज़रूरत पड़े तो। द इंटरवेंशन ऑफ स्टेट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट। कई मामलों में ये दखल जो है राज्य की ये दखल यानी इंडियन स्टेट की जो ये दखल है वो सपोर्ट के लिए भी हो सकती है, सपोर्ट के रूप में भी हो सकती है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द राइट टू रिलीजियस कम्युनिटीज़ टू सेट अप देयर ओन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। इट ऑल्सो गिव्स देम फाइनेंशियल एड ऑन अ नॉन प्रेफरेंशियल बेसिस। तो कई मामलों में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटी को जो कि माइनॉरिटीज़ में हैं उनको ये अधिकार देती है कि वो अपने स्कूल इस्टेब्लिश कर सकें, अपने कॉलेज इस्टेब्लिश कर सकें, और कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से भी उनकी सहायता करती है। सो इन व्हाट वेज इज़ इंडियन सेक्युलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़। तो यहाँ यह भी सोचने की ज़रूरत है कि जो इंडियन सेक्युलरिज्म है वो किस तरीके से अलग है दूसरे देशों में जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं। दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ का जो सेक्युलरिज्म माना जाता है उसमें और भारतीय सेक्युलरिज्म में सम ऑफ द अबव ऑब्जेक्टिव्स आर similar to those that have been included in the constitution of secular democratic countries in other parts of the world. For example, the First Amendment of the US Constitution prohibits the legislature from making laws respecting an establishment of religion or that prohibit the free exercise of religion. What is meant by the word establishment is that the legislature cannot declare any religion as the official religion, nor can they give preference to one religion. In the USA, the separation between state and religion means that neither the state nor religion can interfere in the affair of one another. यहाँ पे यदि आप ध्यान दें तो जो यूएस का पहला अमेंडमेंट हुआ था यानी संविधान में जो संशोधन हुआ था उसके अनुसार इस वर्ड को, इस सेट ऑफ वर्ड्स को समझना ज़रूरी है जो ये कहता है कि रिस्पेक्टिंग एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन और दैट प्रोहिबिट्स द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन। व्हाट इज़ मीन बाय द वर्ड एस्टेब्लिशमेंट। तो यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या है इसको समझते हैं कि लेजिस्लेचर जो है वो किसी भी धर्म को ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर नहीं कर सकती है। दूसरी बात यह है कि यूएसए में सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन मीन्स दैट नीदर द स्टेट नॉर रिलीजन कैन इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ वन अनदर, यानी कि राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे से अलग हैं, और ये अलगता, ये विलगता इस हद तक है कि ना तो राज्य के कार्य में धर्म और न ही धर्म के कार्य में राज्य का हस्तक्षेप है। There is one significant way in which Indian secularism differs from the dominant understanding of secularism as practiced in the United States of America. This is because unlike the strict separation between religion and the state in American secularism, in Indian secularism the state can intervene in religious affair. तो यदि अमेरिका से तुलना करें कि अमेरिका का सेकुलरिज्म क्या है और इंडियन सेकुलरिज्म क्या है और इन दोनों में एक ख़ास अंतर क्या है, तो वो ख़ास अंतर ये है कि अमेरिका में धर्म और राज्य के बीच जो सेपरेशन है वो बहुत स्ट्रिक्ट सेपरेशन है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में ज़रूरत पड़ने पे राज्य जो है वो धर्म के बीच में दखल दे सकती है।
फॉर एग्जाम्पल, यदि हम एक एग्जाम्पल लें, यू हैव रेड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरवेंड इन हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन ऑर्डर टू एबोलिश अनटचेबिलिटी. In Indian secularism, though the state is not strictly separated from religion, it does maintain a principled distance with religion. This means that any interference in religion by state has to be based on the ideals laid out in the constitution. यानी इंडियन सेक्युलरिज्म जो है वो ज़रूरत पड़ने पर धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है, जैसा कि हमने अभी एग्जाम्पल में देखा था कि किस तरह से जो हाई क्लास हिंदूज़ थे वो लो क्लास हिंदूज़ को अनटचेबल समझते थे, तो इसे उसने बैन कर दिया, यानी कि अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया गया. जैसे कि अमेरिका में स्टेट और रिलीजन के बीच स्ट्रिक्ट सेपरेशन है, इंडिया में ऐसा नहीं है. So this means that any interference in religion by the state has to be based on the ideals laid out in the constitution. These ideals serve as the standard through which we can judge whether the state is or is not behaving according to secular principles. यहाँ एक बात और कही जा रही है कि राज्य के द्वारा धर्म में जो ये दखल होगा वो मनमाना दखल नहीं होगा, बल्कि ये उसी तरीके से दखल होगा जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है. द इंडियन स्टेट इज सेक्युलर एंड वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट रिलीजियस डोमिनेशन. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन guarantees fundamental rights that are based on these secular principles. However, this is not to say that there is no violation of these rights in Indian society. यानी कि इंडियन स्टेट जो है वो सेक्युलर है, यानी कि धर्म निरपेक्ष है, और वो अनेक तरीक़ों से रिलीजियस डोमिनेशन पे रोक लगाती है. यानी कि भारतीय राज्य जो है वो सेक्युलर है, धर्म निरपेक्ष है, और वो कई तरीक़ों को अपनाकर रिलीजियस डोमिनेशन पे रोक लगाती है. भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार प्रदान करती है, जो कि इन सेक्युलर प्रिंसिपल्स पर आधारित है. However, this is not to say that there is no violation of these rights in Indian society. हालांकि हम ऐसा नहीं कह सकते कि इन अधिकारों का हनन नहीं होता है भारतीय सोसाइटी में, भारतीय समाज में. Indeed, it is precisely because such violation happen frequently that we need a constitutional mechanism to prevent them from happening. The knowledge that such rights exist makes us sensitive to their violation and enables us to take action when these violations take place. कहने का मतलब कि वायलेशन तो होता है, इन जो अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं उनका वायलेशन होता है, लेकिन क्योंकि हमें ये पता है कि ये राइट्स एग्जिस्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कहीं ना कहीं ये हमें इनेबल करता है इसके लिए कि यदि इन राइट्स का वायलेशन हो तो हम सही जगह पे सही एक्शन ले सकें. तो सेक्युलरिज्म का ये चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म होता है, लेकिन इस चैप्टर के कुछ बॉक्सेस अभी बाकी हैं. इन बॉक्सेस को भी मैं एक्सप्लेन करूं और उसके लिए एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगी. आप लोग प्लीज़ उस वीडियो को देखिए ताकि आप चैप्टर को पूरी तरह से समझ सकें और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके. और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.